दोस्तों, जब कोई अपराधी अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए कितनी भी तौर तरीके से प्लान बनाता है तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि छोड़ जरूर जाता है। और उसी एक त्रुटि की वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के हथकंडे चढ़ता ज़रूर है, चाहे 1 साल लगे अब चाहे 2 साल लगे, लेकिन चढ़ता जब है तो इसके बाद जो हश्र होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी होता है, अपराध करने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से तौर तरीके से जीता है, लेकिन 2 साल बाद जब पुलिस का कंडे चढ़ता है तो उस हिसाब से जो हत्या का जो रहस्य खोलता है, इसे सुनकर लोगों के होश भी खो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मुंबई की है और उसी से ही एक सटा हुआ ठाणे जिला पड़ता है और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना भिवाड़ी तहसील आता है और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना अब नारपोली थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 21 नवंबर का ही। ठीक इधर नारपोली अब थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं माले। अब वह नाइट ड्यूटी कर मौके पर अपने घर के जाने के लिए अब तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हीं के पास अब एक व्यक्ति पहुंचता है। वही सुबह का लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम होता है। अब वह व्यक्ति अपना जो नाम होता है मौके पर बता देता है कि कैलाश मेरा नाम पाटिल है, मैं ओबली गांव का ही रहने वाला हूं। साहब सुबह का जब टाइम होता है उस वक्त मैं मॉर्निंग वॉक अब करने के लिए जैसे ही मौके पर जो नासिक बाईपास है उसी के पास एक जो होता है पाइप लाइन बिछा हुआ है और ठीक उसी के बगल जो होता है एक नाला बह रहा होता है। साहब वहीं देखते ही एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से अड़जली पड़ी हुई है। साहब इस नज़ारे को देखकर साहब हम वहाँ ना कुछ बोल पाते ना कुछ सोच पाते हैं। साहब काफ़ी लोगों को वहाँ हम बुला लेते हैं, लोग यही कहते हैं कि चीज़ की सूचना जाकर अब थाने में दो। अब इस तरह की जानकारी जैसे ही वहाँ पर खड़े हुए इधर असिस्टेंट इंस्पेक्टर माले पाते हैं, पाने के बाद इसकी जो सूचना अपने से अब बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं। और बड़े अधिकारी जैसे ही इधर अब डीपी पाटिल खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद सबसे पहले नारपोली थाने पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति के ही तहरीर पर थाने में एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक दल बल टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब नासिक जो बाईपास पड़ता है उसी के पास जो नाला होता है वहीं पुलिस की टीम जब पहुँचती है देखती है कि उसी नाले के बगल जो होता है वहाँ तो काफ़ी लोगों का भीड़ लग चुका हुआ है। लेकिन इधर अब डीपी पाटिल साहब जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, जैसे ही अब नाले के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन जो डेड बॉडी होता है पूरी तरह से झुलसा हुआ होता है। वहाँ पर जो खड़े लोग होते हैं उस महिला की डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन चेहरा खराब होने की वजह से उसका शिनाख्त कोई नहीं कर पाता है। लेकिन दोनों जो हाथ होते हैं जो पैर होते हैं वह बंधे और चिपके हुए होते हैं। मौके पर डीपी पाटिल साहब जो होते हैं अपने हिसाब से घटना का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर कुछ सबूत को भी इकट्ठा करते हैं और इसी वक्त वहाँ पर मौके फोरेंसिक टीम और साथ में क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुँच जाती है। अपने हिसाब से क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है वहाँ घटनास्थल पर निरीक्षण तो करती है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे उस महिला का जो होता है शिनाख्त हो जाए। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो जाएगा तब तक तो हम हत्यारे तक पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले वहां के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे उस अनजान डेड बॉडी शिनाख्त करवाने की पुलिस की टीम काफ़ी कोशिश करती है, क्योंकि उस अनजान डेड बॉडी की महिला की जो उम्र होती है लगभग अब यही 24 से 25 साल के आसपास दिखाई दे रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है वही उम्र मानकर अब लोगों से शिनाख्त करवाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति
देखकर इनकार कर जाता है, कहने लग जाता कि साहब हमारे इलाके में कोई भी महिला जो होती है इस उम्र की अब लापता नहीं है और ना ही हमारे एरिया में कहीं गुमशुदा का मुकदमा दर्ज है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है और लेने के बाद बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब मोर्चरी भेजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपने ही थाने में अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 और 211 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस को गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले चैलेंज यही होता है कि आखिर जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो जाएगा तब तक तो हम हत्यारे तक पहुंचेंगे नहीं। इसीलिए वहाँ के मौके पर जो बड़े इंस्पेक्टर होते हैं डीपी पाटिल तुरंत जो होते हैं उसी वक्त अब इसकी जो सूचना होता है वायरलेस द्वारा अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, एरिया होते हैं, मुंबई, नवी मुंबई और साथ में इधर जाकर अपने देहात एरिया में भिजवा देते हैं ताकि अगर किसी महिला का गुमशुदगी का मुकदमा हमारे नज़दीकी थाने में दर्ज हो तुरंत इसकी हमको इतला दिया जाए। और वहाँ के डीपी पाटिल जो होते हैं इस एक्शन में आने के बाद तुरंत जो होते हैं मुखबिर को अलर्ट कर देते हैं, पता करिए इस एरिया में कोई महिला लापता तो नहीं है। लेकिन वहाँ मुखबिर भी लगते हैं, काफ़ी थाने के इंस्पेक्टर की टीम भी होती है, लेकिन इस महिला के बारे में अता पता नहीं लगा पाती है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन तब तक पुलिस के सामने जो होता है उस अज्ञात डेड बॉडी की महिला का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। तो पता चलता है कि उस महिला की जो मौत है वह सांस फूलने की वजह से हुई है और साथ में वह जो महिला होती है 7 माह की प्रेग्नेंट भी होती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब सारे के माजरे को समझना शुरू कर देती है कि बस करो, यह जो माजरा होगा प्रेम रिश्ते को लेकर होगा। इसी के चक्कर में इस महिला को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा होगा। लेकिन पुलिस के सामने चैलेंज यही होता कि जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक को हत्यारे को तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। और पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी मेहनत करती है, अपने जितने भी नज़दीकी अब स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, सभी जगह पर उस अनजान डेड बॉडी को फ़ोटो को चस्पा करवा दिया जाता है ताकि अब भी कोई शिनाख्त कर ले। लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी थक हार जाती है और शिनाख्त करने में पुलिस की जो टीम होती है जी तोड़ मेहनत करती है। लेकिन जी तोड़ मेहनत करते करते लगभग अब 2 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन तब भी जो होता है उस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता है। और तभी नारपोली पुलिस थाने में जो होता है मौके पर नए इंस्पेक्टर की तैनाती हो जाती है। होने की वजह से वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अब एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद तुरंत पुरानी फैले फाइलों को वह दोबारा देखना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं के सामने जो होता है इधर नारपोली थाने के इलाके में जो नासिक बाईपास है वहाँ पर मिले ठीक 2 साल पहले अनजान डेड बॉडी की जब फाइल खोलते हैं तो उनको कुछ संदेह दिखाई देता है। अब मामला उलझा हुआ दिखाई देता है और तुरंत मौके पर सुनील कांगड़ा उसी वक्त एक्शन में आते हैं। आने के बाद जो होता है सबसे पहले मुखबिरों को इकट्ठा करते हैं और बड़े अधिकारी को भी सूचना भिजवा देते हैं और साथ में एक टीम गठित करते हैं। उस टीम के माध्यम से अब यह जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है अपने इस नारपोली इलाके में कहीं कोई महिला लापता 2 साल पहले हो तो अब भी इसकी जानकारी हमें लग सकती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से काफ़ी बड़े अधिकारियों को सूचना भिजवाती है और इस फाइल को दोबारा खोल लेती है। और जब खोला जाता है तो पुलिस की जो टीम होती है इसी फाइल के माध्यम से सबसे पहले अब मुखबिर को अलर्ट करते। मुखबिर जो होते हैं आस पास एरिया में जाते हैं और पता करना जब शुरू कर देते हैं तो बड़ी जल्दी मुखबिर की जो मेहनत होती है और पुलिस के सामने रंग लाती है। एक मुखबिर होता है नारपोली थाने में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहने लग जाता कि साहब हाँ, एक रमा सुनील कांगड़ा नाम की महिला जो होती लापता है, जो ठीक है जोगेश्वरी जो पश्चिमी उसी इलाके में रहती है। अब इस बात की जानकारी लगना पुलिस की जो टीम होती है अब एक्शन में आ जाती है। आने के बाद एक टीम होती है उसी वक्त अब जोगेश्वरी पुलिस थाने पहुंच जाती है और जब वहां पहुंचती वहां के अब थाना प्रभारी होते हैं मौके पर इधर सुभाष खाली भी लाकर उन्हीं के पास पुलिस बहुत ही उनकी टीम जो होती है वहां पहुंचकर सुनील सुभाष खलुयाकर के बारे में पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद यही निकल के आता है कि हाँ, जोगेश्वरी थाने में जो होता है रमा इधर धनगवाकर नाम की एक महिला का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज है। दर्ज कराने वाली कोई और नहीं है बल्कि उसकी मां अपना कांताबाई धनगवाकर है। उन्होंने पुलिस के सामने जब मुकदमा दर्ज करवाते हुए शब्द को जाहिर किया था तो वहाँ पर जो होती पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है यही पता चलता है कि रमा जो धनगवाकर होती है उसका अपना पति भी होता है अब सुनील कांगड़ा
सुनील कागड़ा जो होता है मौके पर उसका अपना पति ही होता है। लेकिन इधर रमा की जो अपनी माँ होती है कांताबाई धन गवाकर पुलिस थाने में यही कहती है कि साहब हमें पूरा शंका है, ये हमारी बेटी को गायब करने वाला कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना पति अब सुनील कावाड़कर है। और पुलिस की जो टीम होती है शंका इधर पीला टाइम अब सुनील कावाड़कर पर दर्ज कर लेती है और पुलिस की जो टीम होती है कैसे ना तैसे कर कर इधर पता लगा देती। तो पता चलता है कि यूसुफ हनीफ जो कॉलोनी है वहीं पर मौके पर कांताबाई रहती है और साथ में वहीं पर सुनील कांगड़ा भी रहता है और वही एक कमरा है, उसी कमरे पर 2 साल पहले जो रमा इधर कांगड़ा भी रह करती थी। और पुलिस की टीम जैसे आता पता निकालती थी, एक टीम लेती है, लेने के बाद सबसे पहले जो था कांताबाई अब धनवाकर के कमरे पर पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद जैसे उनकी बेटी रमा अब कांगड़ा के बारे में पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद उधर जो होती है चौंक जाती, कहने लग जाती कि साहब हमारी बेटी लगभग 2 सालों से लापता है। साहब हमारा जो अपना दामाद होता है सुनील कांगड़ा जो होता है हमारी बेटी के बारे में पूछताछ करने के बाद यही जवाब देता था कि आखिर वह जो होता है अपने रिश्तेदार में चली गई है, लेकिन साहब अभी लौटी नहीं है और हमें शंका हो गया है जरूर हमारी बेटी के साथ अब कुछ अनहोनी हो चुका है। पुलिस की जो टीम होती है इधर कांताबाई धनगवार की जो बात होती है तौर तरीके सुनती है। सुनने के बाद अब जो सारा का सारा शंका होता है सुनील कांगड़ा के ऊपर चला जाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब सुनील कांगड़ा के घर पहुंच जाते हैं। और लेकिन जब सुनील कांगड़ा के घर पुलिस की टीम पहुंच जाती है, पुलिस की टीम जो होती है वहाँ जो जानकारी उससे चौंक जाती है। तो पता चलता सुनील कांगड़ा ने जो होता है लगभग कई महीने पहले जो होता है इधर मुंबई हाई कोर्ट से ही अपना बेलनामा भी बनवा लिया है। और पुलिस की टीम का जो शंका होता है अब जाकर सीधा का सर सुनील कांगड़े पर टिक जाता है कि बस करो, ठीक घटना से मात्र 2 साल पहले जो होता है इधर जो नासिक बाईपास होता है वहाँ जो युवती की डेड बॉडी मिला हुआ तो डेड बॉडी किसी और की नहीं है बल्कि सुनील कांगड़ा की जो अपनी पत्नी होती है रमा धनगवाकर की है। और पुलिस का जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आती है। लेकिन जब एक्शन में पता चलता है कि जो होता है ठीक अगस्त साल 2015 में जो होता है रिहाई की तारीख खत्म होने वाली है, इसलिए पुलिस जो टीम होती है उसके इर्द गिर्द मोबाइल की व्यवस्था कर देती है और उस डेट का इंतजार करते हैं। लेकिन डेट जैसे ही अब क्रॉसिंग पे आता पुलिस की जो टीम होती है जाती सुनील कांगड़ा को ही उसके इलाके से धर दबोचती है और लेकर ठीक जो होता है थाने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही रमा कांगड़ा की हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी शक्ति दबाव के वह तुरंत स्वीकार कर लेता है कि ठीक जो होता है 21 नवंबर साल 2013 को ही जो नारपोली थाने के इलाके में इधर नासिक बाईपास है मिला हुआ डेड बॉडी वह किसी और की नहीं है बल्कि उसकी अपनी प्रेमिका रमा कावाड़कर की है। लेकिन पुलिस के सामने जो रमा कावाड़कर के बारे में सच्चाई बताता है, इसे सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में इधर जो जंगलेश्वरी जो पश्चिम पड़ता है उसी इलाके में एक यूसुफ हनीफ कॉलोनी पड़ता है और उसी इलाके में एक आदर्श नगर जाना माना इलाका भी पड़ता है। उसी इलाके की रहने वाली होती है कांताबाई अब धनगवाकर। उनके टोटल 4 ही बच्चे होते हैं जिसमें चारों की चारों बेटियां होती हैं। लेकिन घटना से मात्र अब जो होता है कई साल पहले जब रमा धनगवाकर मौके पर सिर्फ 4 साल की थी तो उसके जो पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़कर बीमारी की वजह से चले जाते हैं। अब चारों बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है जाकर अब कांताबाई धनगवाकर ऊपर के आ जाती है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर अपने इलाके में जो होता है मेहनत मजदूरी कर कर इधर कांताबाई धनगवाकर जो होती है अपने बच्चों को अपने ही दम पर पढ़ाई और साथ में उनका पालन पोषण भी करती है। लेकिन समय के हिसाब से उसकी जो अपनी तीनों बेटियाँ होती हैं मौके पर बड़ी वाली जैसे ही अब शादी के दिन पर पहुँचती है तो इधर कांताबाई धनगवाकर जो होती है तीनों बेटियों की जो शादी होती है तो तरीके से जाकर अपने इलाके में कर देती है। लेकिन इधर घर में इकलौती एक बेटी बचती है, वह कोई और नहीं होती है रमा कनवांतर होती है। लेकिन रमा अब कनांतर जो होती है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो होता है अपने भविष्य सुधारने के लिए अपने ही इलाके में जो नगर निगम हुआ एक विद्यालय होता है उसी में जाकर अब दाखिला लेती है पर जी तौर तरीके से अब रमा कनांतर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन जब पढ़ाई करना शुरू कर देती है उसको लगने लग जाता कि हमारी जो ज़िंदगी होता है अब हमारे परिवार का हमारे ऊपर टिका हुआ है। इसलिए रमा कनांतर जो होती है स्कूल में रहकर तौर तरीके से पढ़ाई करती है। लेकिन उसी स्कूल में इसकी जो मुलाकात होता है ठीक उसके ही पड़ोस के रहने वाले अब सुनील
कांगड़ा से हो जाता है। सुनील कांगड़ा के जो अपने पिता होते हैं आज़ाद कांगड़ा, मौके पर एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन समय के हिसाब से जो होता है अपनी ज़िंदगी से और अपने शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वह मौके पर लकड़ी के शिकार, जिसकी वजह से वह उन्हें घर का अब ठिकाना मिल जाता है। लेकिन उनके परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उनका दूसरे नंबर का बेटा होता है और सुनील, और पहले नंबर का जो बेटा होता है वह भी मौके पर एक लकवे के शिकार हो जाता है। और घर में एक अकेली बहन पड़ी होती है, लेकिन घर में पास पड़ोस की जो जिम्मेदारी होता है वह समय के हिसाब से जाकर सुनील कांगड़ा के ऊपर आ जाता है। लेकिन सुनील कांगड़ा का जो बचपना होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है, हट्टा कट्टा भी होता है, देखने में एकदम खूबसूरत युवक की तरह लोगों के मन में भाता भी था। लेकिन इधर जो होता है सुनील कांगड़ा मौके पर नगर पालिका के जो स्कूल होता है उसी स्कूल में अब जब पढ़ाई कर रहा था, उसी भी उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर अब रमा धनगवाकर से हो जाता है। दोनों का बचपना जो होता है एक गली में जब बीतता है, दोनों एक दूसरे के सामने हंसते खेलते उम्मीदों में बंध जाते हैं, और इस तरह बंधते दोनों एक दूसरे को देखकर अब पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इधर जो होता है सुनील कांगड़ा जो होता है रमा धनगवाकर से इधर क्लास में काफ़ी सीनियर होता है, और सीनियर होते के नाते जो होता है पढ़ाई में जो होता है सुनील अब रमा का मदद करने में पीछे भी नहीं हटता था। यही सब देख देख कर अब रमा का जो मन होता है सुनील पे आ जाता है। दोनों एक स्कूल में होने के नाते जो तो बचपना और साथ बिताने के नाते दोनों एक दूसरे से दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता बांध लेते हैं, और रिश्ते की शुरुआत जो होता है ना जाने कब आगे बढ़ जाती कि दोनों को पता नहीं चलता है। और दोनों उम्र के हिसाब से जो होता है बाहर खेलने और साथ में पार्कों में घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। और इसी बीच दोनों के बीच जो होता है एक ऐसा रिश्ता पनप जाता है जिस की शुरुआत की वजह से दोनों अब एक दूसरे के प्यार में ऐसा पागल हो जाते हैं कि दोनों शादी का फैसला लेते हैं। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है या खबर जाकर रमा की जो अपनी माँ होती है अब कांताबाई धनगवाकर को लगता है, वह जब खबर पाती सनस रह जाती है, उसी वक्त अपने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाती, समझाती बुझाती है। तीनों जो बेटियाँ होती हैं अब रमा को छोटी बहन के नाते अपने हिसाब से समझाती बुझाती है, करने लग जाती है कि बेटी वह लड़का तुमसे उम्र में लगभग काफ़ी बड़ा है और हमारे ही बिरादरी का नहीं है और हमारे ही पड़ोसी का रहने वाले रिश्ते में तुम्हारा एक भाई लगेगा, लेकिन यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ रमा धनवाकर जो होती है सुनील कांगड़ा के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि अब चोरी छुपी मुलाकात करना भी जारी कर देती है। लेकिन दोबारा कांता भाई को जब खबर लगता है उसी वक्त फैसला लेती है, और लेने के बाद अब जो होती ठान के बैठ जाती है कि रमा की शादी कराना अनिवार्य है। अब इसीलिए अब लड़कों की तलाशी जब करना शुरू कर देती है तभी जो होता है उसी इलाके में ही इधर रहने वाला एक जाना माना विवेक नाम का लड़का होता है। अब उसी के साथ जो तानरभान में जाकर साल 2005 में रमा की शादी कर दिया जाता है। लेकिन रमा जो होती है अपनी माँ की मजबूरियों की वजह से वह शादी भी बंद जाती है। लेकिन इसकी जो खबर सुनील कांगड़ा को जब लगता है तो एक बार सोच समझ कर हैरान और परेशान भी हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि आखिर हमें धोखा मिला है या तो आखिर रमा अपनी मजबूरियों की वजह से शादी में बंधी है। लेकिन काफ़ी दिनों बाद जो होता है दोनों एक दूसरे को समझ बूझ कर फैसला ले लेते हैं और ठीक कैसे न तैसे कर रमा अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है तौर तरीके से अपने ससुराल में तो बिताती है, लेकिन बीतते बीतते ना जाने कब जो होता है रमा और सुनील के बीच की दूरियों को 2 साल का वक्त निकल जाता है। और तभी साल 2007 में जो होता है अब सुनील के परिवार वाले भी सुनील के ऊपर शादी के लिए जब दबाव मानना शुरू कर देते, सुनील जो होता है ठीक अब शादी के उस बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कादिवली की रहने वाली विदिया नाम की एक खूबसूरत युवती होती है, उसी के साथ जाकर साल 2007 में अब सुनील की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुनील जो होता है खूबसूरत पत्नी अब विदिया नाम की युवती को पाता है तो उसी की खूबसूरती पर एकदम मर मिटता है और पति पत्नी की तरह और विदिया और सुनील कांगड़ा दोनों रहना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है इधर रमा धनवाकर जो होती है अपने पति और अपने परिवार में तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी खुशी में तरीके से बिताती है। लेकिन समय बीतते बीतते ना जाने कब शादी के सुनील और कादिवली के 3 साल का वक्त बीत जाता, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है रमा और उसके पति के बीच जो होता है एक ऐसा मनमुटाव बढ़ जाता है और उसी मनमुटाव के बीच जो होता है अब रमा धनवाकर जो साल 2011 में फैसला लेती है, अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तलाकनामा दायर कराती है और अपनी माँ कांताबाई के पास आती है और फिर वही रहना जब शुरू कर देती है। और रहते रहते इसकी जो जानकारी होता है कैसे न तैसे जाकर सुनील कांगड़ा को लग जाता है और जैसे ही खबर पाता है तुरंत जो होता मुलाकात करने के रमा के पास पहुँचता है और रमा अपनी सारी मजबूरियों को जब बता देती है कि तुम्हारी बगैर हमारी ज़िंदगी एकदम अधूरी है,
लेकिन इस तरह की बात जब सुनील को लगता है, सुनील के मन में वही 5 साल वाला पुराना प्यार दोबारा उमड़ पड़ता है। इस उमड़ते प्यार को देखकर रमा के मन में दोबारा वही प्यार जाग पड़ता है और दोनों अब दूसरे दिन अब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा देते हैं और मिलना जुलना बराबर दोनों के बीच चलने लग जाता है। इसी बीच दोबारा 5 साल वाला प्रेम संबंध दोबारा अब पति पत्नी के रिश्ते में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इस तरह आ जाते हैं जैसे कांताबाई को खबर लगता। कांताबाई अपनी बेटी रमा धनवांकर को बुलाती, समझाती है कि बेटा सुनील अपनी पत्नी के साथ खुश भी है, उसके परिवार में उसका अपना एक बच्चा भी है, आखिर उसकी ज़िंदगी में अड़ंगा ना बनो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और तुम अपने ससुराल में खुश रह पाओगी। लेकिन इधर रमा जो थी सुनील के चाहतों को इस तरह पाने के लिए पूरी तरह से पागलपन दिखाना शुरू कर देती है कि सुनील के बगैर एक पल भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी और दोनों मिलकर जो होता है इधर सुनील और रमा और शादी के बंधन में बनने के लिए तैयारी भी कर लेते हैं। और तभी साल 2011 का ही अब लास्ट महीना होता, उसी महीने मुंबई के हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज में जाकर मौके पर दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो होता है फैसले के तहत अब दोनों उसी इलाके में जाते हैं, एक कमरा लेकर अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन रहते रहते चोरी छुपे जो होता है सुनील का अपनी पत्नी विद्या के साथ कई महीनों का तो वक्त बीतता है। लेकिन जब वक्त बीतता है तो इसी बीच जैसे सुनील की जो अपनी पत्नी होती है अब विद्या को खबर लगता है, लगने के बाद पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं और इसी बात को लेकर विद्या और सुनील कागड़ा के बीच झगड़ तगड़ा शुरू हो जाते हैं, सिर्फ रमा अब धनवांकर के नाम को लेकर। लेकिन इधर सुनील इस तरह मुसीबत में फंस जाता है, ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता है, क्योंकि जितना प्यार अपनी पत्नी विद्या से करता था उससे ज़्यादा कई प्यार जो होता है इधर रमा धनवांकर से किया करता था। लेकिन वह नहीं चाहता था कि दोनों हमारी ज़िंदगी से दूर जाएं। लेकिन इधर अपनी पत्नी विद्या की कला की वजह से वह ठान के बैठ जाता है कि हमें कोई ना कोई नया रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जब समय बीतने लग जाता है, बीते बीते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, लगभग अब 6 महीने का वक्त बीतता, तो इसी बीच जो होता है अचानक एक खबर चौंकाने वाली सुनील कागड़ा को लग जाता। तो पता चलता है कि इधर रमा धनवांकर जो होती है अब कई महीनों से पेट से है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद पूरी तरह से सुनील कागड़ा उसी समय दंग से रह जाता, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है और उसी वक्त रमा के पास जाता करने लग जाता कि रमा हमारे बीच जो होता है अब यह आने वाला कल नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगा और आने वाले कल को यही ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन यही सब जब बात जो होता रमा सुनती उसी वक्त हैरान और परेशान हो जाती है, कहने लग जाती कि ना इस बच्चे को हम तो तुम्हारा नाम देंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। लेकिन इसी बात को लेकर अब जो होता है सुनील कागड़ा और रमा धनवांकर के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और जब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं इसकी जो खबर होता है जाकर अब विद्या को लग जाता है। विद्या को जब लगता है तो आए दिन इधर सुनील के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ बन जाता है। सुनील समझ जाता है कि अब जो होता हमें कैसे न तैसे कर रमा धनवांकर को ही अब रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। और तभी एक ऐसा खतरनाक प्लान आता है, उसी खतरनाक प्लान के तहत जो होता है अपने ही सगे साले जिधर विद्या का ही अपना ही सगा भाई होता है अब दीपक टाक जो ठीक इधर चारकोप कादीवली का रहने वाला होता है। और तभी इसी बीच सुनील कागड़ा जो होता है अब दीपक टाक के पास जाता है और उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए काफ़ी मिन्नतें भी करता है, लेकिन वह मिन्नतों को सुनकर इनकार कर जाता है। और लेकिन इधर जो होता है जैसे सुनील समझ जाता दीपक हमारा साथ देने वाला नहीं, तो उसी वक्त दीपक को कहने लग जाते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में रमा नाम की वह युवती आई तो समझ लो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो जाएगी और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी तो समझ लो हमारा परिवार और तुम्हारा परिवार भी तहस महस हो जाएगा। और दीपक टाक जैसे इस तरह की बात अपने ही जीजा के मुख से सुनता उसी वक्त समझ जाता है और समझने की वजह से तुरंत जो होता है इधर अपने ही जीजा अब सुनील कागड़ा का साथ देने के लिए दीपक टाक तैयार हो जाता है। अब सुनील कागड़ा समझ जाता है कि बस करो हमारे पास हमारा अपना जब साला है तो इसमें कोई रोड़ा बनने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह सुनील कागड़ा को तब दिखता है जब उसको पता चलता कि हमारे पास जो होता है अब सवारी का कोई साधन नहीं दिख रहा है। तभी इसी बीच जो होता सुनील कागड़ा मौके पर अब उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है बाली जो उसी इलाके का रहने वाला था, लेकिन उसके पास एक होंडा कार भी होता है। वह समझ जाता उससे संपर्क करना चाहिए। तभी अब बाली के पास जाता, संपर्क करता है, कैसे न तैसे कर उससे उसके हाथों से उसका अपना कार मांग लेता है। और कार जब मिलता है सुनील को और मिलने के बाद प्लान को समझ जाता, तभी जैसे ही अब 12 नवंबर साल 2013 का ही वही लगभग शाम का टाइम होता है, तभी अपने ही कमरे पर लेकर सुनील वही होंडा कार लेकर पहुंच जाता है और रमा के पास पहुंचता कहने लग जाता है कि रमा आज हम दोनों ना
बड़े लंबे टूर पर जाएंगे, ऐसे टूर पे जाएंगे जहाँ पर तुम्हें सिर्फ खुशियाँ ही नसीब हो। अब इस तरह का ऑफर पाने के बाद रमा के दिल में मुस्कुराहट आ जाती है और तुरंत जो होता है सुनील कागड़ा के साथ जाने के लिए तैयारी अब कर लेती है। जैसे ही कुछ समय का वक्त बीतता है, सुनील कैसे न तैसे कर अब रमा को उसी कार में बैठाता और कार लेने के बाद जो होता सुनील ठीक अपने ही साला के इलाके चारकोप कादिवली पहुंच जाता है और दीपक टाक से मुलाकात करता। दीपक टाक को भी उसी कार में बैठा लेता है और दीपक कार जो होता है मौके पर चलाने लग जाता है और चलाते चलाते शाम का लगभग 8 बजे का जो वक्त हो जाता है और तभी जो होता है इधर मुंबई के जो टाड़े पड़ता है तहसील उसी के भीड़े के इलाके में जब घुस जाते तो वहाँ जो होता है एक दुकान होता है। उसी दुकान पे जाते 5 लीटर का कैन लेते हैं और एक लाइलॉन की रस्सी लेते हैं। लेकिन जैसे ही अब कैन को इधर जाकर रमा देखती है उसी वक्त कहने लग जाती है क्या है, क्या ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन सुनील कह देता है कि हमें अब लंबे टूर पर चलना है तो हमें कुछ केरोसिन तो पास रखना पड़ेगा। अब इसी बातों में जो होता है रमा उलझ जाती, लेकिन जब कुछ दूर जाते हैं और तभी एक जो होता है पेट्रोल टंकी दिखाई देता, वहीं जाकर काफ़ी सारे केरोसिन उसी कैन में डलवा लेता, फिर लेकर बैठ जाता है। और जब बैठ जाता तो कार जो होता है उस एरिया में अब घुमाते घुमाते लगभग रात का 12 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और तभी नासिक जो बाईपास होता है उसी नाई पास के इलाके में जब घुसते हैं तो देखते हैं सुनील और दीपक दोनों की एरिया बड़ा सुनसान है और सुनसान एरिया देखकर जो होता है अचानक सुनील कागड़ा का दिमाग वहीं फिर जाता है और पीछे रखा हुआ है एक नायलॉन रस्सी निकालता है, उसी से जो होता है बेरहम तरीके से रमा के बेरहम हत्या कर देता है। और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अब जो होता है दीपक टाक को इशारा मारता, दीपक टाक समझ जाता है। वहाँ से लगभग कुछ दूर लेकर जब कार जाते तो एक नाला होता है, उसी नाले के पास कार को रोकने के बाद इधर रमा के बॉडी को बाहर निकालते हैं और बाहर नाले के पास ले जाते हैं। फिर उसी केरोसिन को उपयोग कर कर अब रमा के बॉडी को पूरी तरह से शिनाख्त से मिटा बैठते हैं और फिर वहां से कार सहित वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 20 दिन का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इधर रमा की जो अपनी माँ होती है, अब कांता भाई को यही पता चलता कि हमारी बेटी का आता पता नहीं चल रहा है और इसके बारे में जिक्र जब अपने ही दामाद से करती है तो उसका दामाद होता कहने लग जाती कि वह प्रेग्नेंट थी इसीलिए किसी रिश्तेदार के घर गई है, लेकिन जब समय आएगा तो आ जाएगी। लेकिन ऐसे वेट करते करते अब कांता बाई को लगभग कई महीनों का बीत जाता है, लगभग 2 साल का जब वक्त बीतता है तो मन में शंका हो जाता है। इसी शंका के भीतर इधर अब जो होता कामेश्वर पुलिस थाने में जाती है, वहाँ मुकदमा दर्ज कराती है। इसी मुकदमे की जो खबर होता है 2 साल बाद जाकर जब इधर थाना जागेश्वरी के तहत जो होता है कैसे न तैसे नारपोली को लगता है तो पुलिस की जो टीम को नए इंस्पेक्टर होते हैं उनको आभास होता है। इसी आभास के बाद पुलिस टीम जो होती है एक्शन में आ जाती है और केस को सुलझाने में लग पड़ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद जो होता है सुनील काकड़े तरफ के आता है, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह स्टन रह जाती है। और ठीक जो होता है 15 दिन बाद दीपक जाट को भी पुलिस की अपनी कस्टडी में लेती है और दोनों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करा के ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने को जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।